ऑलराइट, सो हम इस मॉड्यूल में थोड़े डिटेल में बात करेंगे और किसी भी तरह के कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ने के पहले मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जब भी मैं एक हिस्ट्री को समझाने की कोशिश करूँगा या फिर उससे रिलेटेड जो प्रेजेंट डे के इश्यूज को समझाने की कोशिश करूँगा, उसमें कहीं पर भी ये जो नॉर्मल इंडियन सिक्स को एट्रीब्यूट करता हुआ कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। यानी हम जब भी ये डिस्कस करेंगे खालिस्तानी मॉड्यूल के बारे में और हाउ दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम कनाडा, it is never to actually denigrate the position of honest and attached Deshbhakt Sikh community, which actually is residing across the world. तो ये हम कुछ खालिस्तानीज की बात करेंगे और वो जो इशू क्रिएट कर रहे हैं इंडिया और कनाडा के फॉरेन रिलेशंस में, उनके बारे में डिस्कस करते हुए लार्जली समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में खालिस्तान हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है, व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज एक्चुअली वेरी वेरी सीरियसली परस्यूइंग दिस मैटर विद कैनेडियन काउंटर पार्ट, एंड व्हाई एक्चुअली दिस कैनेडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो, कैनेडियन गवर्नमेंट भी क्यों इतनी सपोर्ट कर रही है इन खालिस्तानियों का, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही सीरियसली अंडरलाइन और अंडरस्कोर कर रखा है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कि ताकि वो उनको सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये खालिस्तानीज बेसिकली इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में वर्कआउट कर रहे हैं चीज़ों को, सिटिंग देयर इन कनाडा के सॉइल को यूज करते हुए। नाउ थोड़े इतिहास पे हम देखते हैं कि कैसे एक्चुअली में इतना बड़ा नंबर कनाडा में जो रेसिडेंट ग्रुप है वो पंजाबी सिख्स का है, इंडियन पंजाबी सिख्स का है। नाउ हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, वो बहुत बड़े नंबर्स में इंडियन आर्मीज को लेके अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करती थी, अपने बहुत सारे एजेंडाज को, जो भी ग्लोबल एजेंडा उनका था, इंपीरियलिस्ट रूल्स वो करते थे, उसको सपोर्ट करने के लिए। सो सिमिलरली अराउंड 1910 और उसके आसपास भी इंडियन लोगों को लेके ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रैवल करती थी और वर्ल्ड वॉर वन के अराउंड भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियन लोगों का था, यानी पंजाबी, अवधी, सदर्न इंडिया से। तो बहुत बड़ा ग्रुप एक जो कंट्रीब्यूट करता था या पार्ट होता था इंडियन पेनिनसुला की तरफ से ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, वो इंडियंस हुआ करते थे, उनके कॉन्क्वेस्ट को हम सपोर्ट करते थे। सो सिमिलरली एज पर दिस हिंदुस्तान टाइम रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि एक बार एक बहुत बड़ा इंडियन पंजाबी ग्रुप का आर्मी का टुकड़ा एक बार ब्रिटिश कोलंबिया से गुजर रहा था। ब्रिटिश कोलंबिया आज के दिन में कनाडा का एक प्रोविंस है। सो जब वो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उस लैंड को काफी फर्टाइल देखा और उन्हें लगा कि यहाँ पर भी हम सेटल हो सकते हैं। नाउ एक बहुत बड़ा इमिग्रेंट का ग्रुप, कोमागातो मारू इंसिडेंट के बारे में हम जानते हैं, वो भी अराउंड 1912-13 के आसपास शिप में होके काफी ग्लोबल चक्कर लगा के, ताकि वो कुछ कैनेडियन रूल्स को बाईपास कर पाए, वो एक्चुअली में कनाडा पहुंच रहे थे और उनको वहां से वापस कर दिया गया था वैंकूवर से। सो ये समझने की बात है कि जो सिख ग्रुप है हमारे इंडिया में रहने वालों का, उनके लिए क्यों इतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कनाडा है, उसका एक इतिहास का पन्ना भी है, उसके एक इतिहास के कनेक्शंस भी हैं जो कि हमें याद दिलाते हैं किस तरह से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को यूज़ किया था अपने खुद के एजेंडाज को सेट करने के लिए, अपने खुद के कॉन्क्वेस्ट को जीतने के लिए। और उसी कारण से वर्ल्ड अक्रॉस हमारे लोग पहुंचे, जो कि एक डायस्पोरा का रूप ले लिया है जिन्होंने, और हमारे लिए वो एक एसेट भी हैं। आज हम देख पा रहे हैं एज इंडियन गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू रीच आउट अपने इन लोगों को। नाउ दूसरी बात ये है कि जो ये लोग इतने बड़े नंबर्स में इंडिया से कनाडा गए, उनके एंसेस्ट्रल रिलेशंस इंडिया में आज भी हैं और पाकिस्तान का एक हिस्सा है, सिंध या पंजाब, वहां पर भी है। तो बहुत बड़े नंबर में सिख आज जो कनेक्टेड हैं कनाडा से, उनके बहुत ही पुराने एंसेस्ट्रल रिलेशन इंडिया से हैं। गिवन दैट 1970s के पहले कभी भी एक सिख होमलैंड की डिमांड इतनी प्रबल नहीं थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और वो भी कनाडा में बैठ के तो ये बिल्कुल भी नहीं था। ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन चेंज होता है, ये अराउंड 1970s के बाद होना शुरू होता है। इसमें एक हिस्टोरिकल कहानी ये है, जब इंडिया ने 1974 में पोखरण का टेस्ट किया था। इस पोखरण टेस्ट में जो यूज करने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यूज की थी, वो कनाडा की दी हुई टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम था कांडू, CANDU। ये कांडू रिएक्टर्स थे जिसको हम लोगों ने रीपर्पस किया था फॉर आवर ओन न्यूक्लियर टेस्ट। सो जैसे ही कनाडियन गवर्नमेंट को पता चला, और उस वक्त के जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे वो पियरे ट्रूडो थे, आज के जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनके पिताजी।
नाउ पेरेट रोडू को जैसे ही पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी दी हुई टेक्नोलॉजी को रीपर्पज करके खुद के पोखरण टेस्ट करवाए हैं, उन्होंने इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को एक्चुअली में नीचे जाने दिया। उन्होंने कभी भी उसके बारे में सोचा नहीं, और वो एक कॉज बन गया, क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच में एक गैप बनना शुरू हो गया था। जो खालिस्तानी टेरर मॉड्यूल चलाते थे उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने कनाडा के जमीन को यूज करना शुरू कर दिया अपने खुद के एजेंडा को सेट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था दैट कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, और वो कह सकते हैं कि सिख पॉपुलेशन को इंडिया में परसिक्यूट किया जा रहा है फॉर XYZ रीजन, और उस कारण से बहुत बड़े नंबर्स में जो सिख्स हैं वो मूव आउट कर रहे हैं इंडिया से और वो पहुंच रहे हैं कनाडा। पॉलिटिकल असाइलम की बात की गई, और ये भी हिंदुस्तान टाइम की उस रिपोर्ट में मेंशन है कि ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स लोगों ने भी इसको एट्रीब्यूट करते हुए सच कहा हुआ है कि किसी भी तरह की बैकग्राउंड चेक नहीं की गई इन लोगों की जो उस वक्त इंडिया से कनाडा शिफ्ट कर रहे थे, खासकर सिख पॉपुलेशन, जो ये कह रहे थे कि उनको इंडिया में परसिक्यूट किया जा रहा है। सो इस तरह से देखा जाए कि दो लोगों की दुश्मनी का फायदा खालिस्तान ने उठाया यूजिंग द गैप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। नाउ इस गैप को एक तरह से आप कह सकते हैं कि बढ़ते रहने दिया गया। रीजन भी कनाडा में जिस तरह से, जिस होड़ में इतनी बड़ी नंबर्स में इमिग्रेंट्स जा रहे थे, सिख इमिग्रेंट्स जा रहे थे फ्रॉम प्रेजेंट डे पंजाब, वो एक साइजेबल पॉपुलेशन बन गया। आज के वक्त में वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंटिटी है, एक फोर्स है, जो कि वहाँ के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आप उनका वोट ले पाएं। नाउ जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है 2015 में जो आई, वो भी बहुत बड़े नंबर्स में उन्होंने काफ़ी हद तक कैनेडियन सिख्स को परस्यू किया था अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में, और 2015 में जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट आई। लेकिन उसके पहले भी अराउंड 30-40 ईयर्स पहले भी ऐसा कई बार देखा गया कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने होमलैंड को यूज होने दिया फॉर एनी काइंड ऑफ एंटी इंडिया टेरर मॉड्यूल्स, एंटी एरिया इंडिया एक्टिविटीज। नाउ इनमें से एक बहुत ही ग्रेव इंसिडेंट था जब तलविंदर सिंह परमार ने, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के फाउंडर थे, उन्होंने कनाडा के लैंड को यूज करके कनाडा से, मॉन्ट्रियल से लंदन जाने वाली एक एयर इंडिया फ्लाइट 182 जिसका नाम कनिष्क था, उसको उड़वा दिया था। आप समझ सकते हैं एक फ्लाइट का उड़ना क्या होता है। उसमें लगभग 307 ट्रैवलर्स थे और लगभग 22 के आसपास क्रू मेंबर्स थे। ये सब के सब मारे गए थे। एक बहुत बड़ा फ्लाइट का मलबा टूट के नॉर्थ सी में जाके गिरा था। ना इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो जाता है, कैनेडियन गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक तरह का सांप पाल लिया है अपने खुद के लैंड पे। टेरर का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार ये पाकिस्तान को भी बोला है कि अगर आप अपने बैकयार्ड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, उसको पनपने देंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको ही आके परेशान करेगी। आज के वक्त में कनाडा का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ खराब हो रहा है जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने होमलैंड को यूज होने दिया इंडिया के अगेंस्ट होने वाले प्रोपागेंडा को सपोर्ट करने के लिए। नौ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंडिया और कनाडा रिलेशनशिप आज के वक्त में जिस लेवल पे गया है उसके पीछे बहुत बड़े एप्रीहेंशंस हैं। एक रियलिस्ट इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, हर कंट्री अपने बेनिफिट, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, लेकिन अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट के बारे में सोच के नेशनल पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी करना एक बहुत बड़ी गलती है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ा है। और आज के वक्त में अगर यही काम कनाडा कर रहा है तो कनाडा को भी भुगतना पड़ेगा। क्वाइट राइटफुली सन टोरंटो जैसे जो न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं कनाडा में, वो सब के सब यही बात कह रहे हैं कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है आज के वक्त में उन्होंने जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को, स्पेशली इंडिया के साथ जो फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली में डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा फॉल्टी पॉलिसी है और कहीं ना कहीं इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, हम लोगों ने इसमें समझा ये एक इतिहास देखा कि किस तरह से इतना बड़ा एक इमिग्रेंट का ग्रुप इंडिया से कनाडा गया। कनाडा में कोई होमलैंड और कोई खालिस्तानी लैंड की डिमांड नहीं थी। ये 1970s के आसपास इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप जो कि खराब होते चले गए आफ्टर कांडू रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू फॉर पोखरण टेस्ट, उसके बाद जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, गैप ऑफ ट्रस्ट हुआ, उस ट्रस्ट गैप को, ट्रस्ट डेफिसिट को कहीं ना कहीं खालिस्तानी एजेंडा को पूरा करने के लिए कुछ लोगों ने यूज किया और उसी का रिजल्ट है आज के समय में हम लोगों के रिलेशन
रिलेशनशिप जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज पे थे बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स में, उसको भी हम लोगों ने रोक दिया। हम लोगों ने एक दूसरे के डिप्लोमैट्स को वापस कर दिया है और डिप्लोमेटिक टाइज आज के वक्त में सबसे डीपेस्ट लेवल पे है, सबसे नादीर स्टेट में है। सो ये एक लेसन बनता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से अश्योरेंस करवा दे कैनेडियन को कि ये ज़रूरी है समझना कि इंडिया का कभी भी ये एजेंडा नहीं रहा है। इंडिया का मॉडस ऑपरेंडी टेरर का सोल्यूशन टेरर नहीं है, ये हमेशा रहा है। इंडिया ने कभी भी, जो कि पाकिस्तान हमारा एक बहुत ही क्लोज नेबर था, उसके साथ भी हम लोगों ने जो डीलिंग की है विद रिस्पेक्ट टू टेरर इशू, ये एक टेरर का एक्चुअली आंसर टेरर से हम लोगों ने नहीं किया। सो कनाडा को भी ये समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो वर्कआउट है, जो मैकेनिज्म है, टेरर अगेंस्ट टेरर नहीं है। हमारा मैकेनिज्म हमेशा से रहा है कि वी वांटेड हमने हमेशा चाहा है कि लोग समझें, लोग ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन करें, पीपल टू पीपल कनेक्ट बैठे। और एक तरह से जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी की बात है, जहां तक कनाडा कह रहा है कि ये उसके सोवरेन इश्यूज में इंडिया का इंटरवेंशन है, इंडिया भी कह रहा है कि इंडिया के सोवरेन मैटर्स में कनाडा कहीं ना कहीं अपने होमलैंड को यूज कर रहा है या होने दे रहा है फॉर इंटरेस्ट नेगेटिव और अगेंस्ट दैट ऑफ इंडियाज। सो ये एक हिस्ट्री थी, ये एक तरह से आप कह सकते हैं ओवरव्यू था अबाउट हाउ इंडिया और कनाडा के रिलेशन आज के वक्त में जो इतने नीचे आ गए हैं उसको समझने के लिए और एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए। सो इसके आगे की जो भी डेवलपमेंट होगी गाइस, वो हम फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़े इतिहास के साथ थोड़े डिटेल्स एंड पर्सपेक्टिव डेवलप करते हुए हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।